गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज पुनः आपका दोस्त आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ है। कल की क्लास में हम लोग जो फेडरलिज्म पढ़ रहे थे, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, जो टॉपिक बच गई थी उस टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। कल की क्लास में हम लोग समझे थे कि जो गवर्नमेंट का जो लेवल होती है, 3 टीयर्स ऑफ लेवल जो गवर्नमेंट हमारे कंट्री में बनाया गया है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। यूनियन लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट पर बात किए थे। और इसके अलावा भी हम लोग बात किए थे कि कौन कौन से लेवल पर, कौन कौन से सेक्टर में किसको राइट्स या किसको कानून बनाने का अधिकार है, उसको भी हम लोग समझे थे। जिसमें हम लोग 4 लिस्ट समझे थे। कौन कौन सा? तो यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था, कंकरेंट लिस्ट था और रेसिडुअरी लिस्ट था। तो ये सभी सारे पॉइंट जो हम कल की क्लास में पढ़े थे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की पॉइंट क्या है कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया जो हमारा कंट्री है, यह कैसी कंट्री? तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कंट्री है। यानी इंडिया में स्टेट जो है, इंडिया में जो स्टेट है पहले से अवेलेबल है। होल्डिंग टुगेदर में हम लोग पढ़े थे कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसको दे दिया जाता है? तो स्टेट को दे दिया जाता है। लेकिन जो पावर दिया जाता है वो हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि वह इक्वल भी हो, नहीं भी इक्वल हो। जैसा जरूरत पड़ती है, जिस स्टेट को जैसा जरूरत पड़ती है वैसा उसको पावर दे दिया जाता है। जैसे हमारा इंडिया में जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था पहले, क्या था? तो एक स्टेट था पहले, उसे स्पेशल पावर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग संविधान था और उस संविधान के अनुसार बहुत सारे अधिकार यानी जम्मू कश्मीर के हित में था। जैसे कि यदि कोई स्टेट का पर्सन यदि जम्मू कश्मीर चला जाता है, दूसरे स्टेट का पर्सन यदि जम्मू कश्मीर चला जाता है तो वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। ऐसा अधिकार था, हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया हुआ था। और दूसरा क्या है कि दूसरे स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के शादी नहीं कर सकता था। जम्मू कश्मीर के लड़कों लड़कियों से शादी नहीं कर सकता था। इसके अलावा भी और क्या था? जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग झंडा था। जैसे हम लोगों का झंडा फ्लैग है ना, तिरंगा, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अपना एक अलग तिरंगा था, झंडा था। वहाँ जो प्रशासन व्यवस्था चलती थी अपना इंडिया से अलग तरीके से चलती थी। लेकिन 2019 में क्या किया गया? 370 धारा के तहत, 370 आर्टिकल के तहत जो उसको इतना अधिकार मिला था, जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखने का पावर दिया गया था, किसको? जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया। 2019 में क्या किया गया? उसको हटा दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। अब 370 धारा जो ही वहां से हटी, जो भी स्पेशल पावर उसको दिया गया था कि इसको जम्मू कश्मीर को, सारा स्पेशल पावर अपने ही समाप्त हो गई। अब जो है दूसरे स्टेट के लोग यदि जम्मू कश्मीर में कोई जमीन खरीदना चाहेगा तो वह जमीन खरीद सकता है। यदि दूसरे स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर के किसी लड़के या किसी लड़की से शादी करना चाहेंगे तो वह शादी भी कर सकते हैं। और अपना उसका एक अलग फ्लैग नहीं होगा, अपना अलग झंडा नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 370 धारा जो जम्मू कश्मीर में लगा था, स्पेशल पावर जो दिया था, 370 धारा और 35 ये धारा जो उसको स्पेशल पावर देती थी, वह 370 धारा और 35 ये एक्ट को जो है सो हमारी कंट्री ने, हमारी मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको हटा दिया, जिस वजह से उसको अब स्पेशल पावर नहीं रह गई। तो ये रही स्पेशल पावर कैसे दिया जाता है, सो समझ गए। उसके अलावा हम लोग समझेंगे तीसरा पॉइंट में कि हवाई यूनियन टेरिटरीज आर मेड। ये जो है सो बुक में दिया गया नहीं, लेकिन हम इसको खुद से बताएंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यूनियन टेरिटरीज जो बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। हमारा स्टेट जो है, स्टेट क्यों नहीं बनाया जाता है किसी यूनियन टेरिटरीज को? स्टेट भी तो उसका नाम दे दिया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है, तो उसको स्टेट क्यों नहीं बनाया गया है? स्टेट क्यों नहीं है वह एक यूनियन टेरिटरीज, उसका दर्जा क्यों दिया गया है? वो सब जो है यूनियन टेरिटरीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्यों आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर रूल क्यों करता है?
तो इसका भी कई वजह है, कई रीज़न है, कई विशेषता है जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ऐसा कौन कौन सी वजह है, विशेषता है? कभी कभी क्या होता है कि कोई क्षेत्र को उसकी रिसोर्स के बेस पर, यानी हर चीज़ के यदि वहाँ उपलब्ध हो, किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में हर चीज़ उपलब्ध हो, हर रिसोर्स उपलब्ध हो, तो उसे यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली में क्या है, वहीं हमारा पार्लियामेंट है, सांसद है, वहीं हमारा राष्ट्रपति भवन है, वहीं हमारा प्रधानमंत्री आवास है, और वहीं लाल किला भी है, वहीं इंडिया गेट भी है। तो इन सारी रिसोर्सेज को देखते हुए देखा गया कि इंडिया जो दिल्ली में बहुत सारे रिसोर्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको स्पेशल पावर दिया जाना चाहिए। तब वो यदि उसे कोई स्टेट का नाम दिया जाता है, यदि कोई स्टेट बना दिया जाता है उस क्षेत्र को, दिल्ली को, तो दिल्ली की गवर्नमेंट यदि चाहेगी तो वह गवर्नमेंट डिमांड कर देगी कि मुझे एक अलग कंट्री बना दीजिए, मेरे पास हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ मेरे पास है, मुझे अलग कंट्री बना दीजिए। तो वह ऐसा कंडीशन में क्या होता कि वह दिल्ली जो है सो एक अलग कंट्री के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता। तो इसी कंडीशन को देखते हुए उसे एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, जो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो इसी कंडीशन को देखते हुए यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, और जो यूनियन टेरिटरीज जो बनाया जाता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति जो है सो उपराज्यपाल को उस स्टेट में, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरीज में भेजती है, और वहाँ जो रूल्स किया जाता है इनडायरेक्टली रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स किया जाता है। कहाँ? तो यूनियन टेरिटरीज में। और क्या विशेषता होती है यूनियन टेरिटरीज में बनाने की? तो और विशेषता ये है कि कभी कभी डिस्टेंस के बेस पर बना दिया जाता है उसे यूनियन टेरिटरीज में। मान ले कोई क्षेत्र है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ है? एकदम समुद्र में है। आप देखे होंगे मैप, तो समुद्र में है अंडमान निकोबार, इंडिया से बहुत दूर है। यदि वहाँ उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, कोई स्टेट बना दी जाती है, स्टेट बना दी गई तो वहाँ सीएम भी होगा, और यदि उस सीएम क्या होता है, उस एरिया का रूल्स करता है। लेकिन वह इंडिया से बहुत दूर होने की वजह से यदि वह सीएम चाहेंगे कि हम दूसरे कंट्री के साथ मिल जाएंगे और इंडिया के साथ समझौता तोड़ देंगे, तो वह दूसरे कंट्री के साथ मिल सकती है। उस सीएम को जिधर फायदा मिल जाएगा उधर वो मिल जाएगा, यानी दूसरे कंट्री से उसको बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरे कंट्री में जाकर के मिल सकता है। तो इसीलिए जब डिस्टेंस हो, इंडिया से बहुत सारे डिस्टेंस पर, बहुत दूरी पर यदि कोई क्षेत्र हो, तो उसको यूनियन टेरिटरीज प्रदेश बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है, और उस पर रूल्स जो करती है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा और कब बनाई जाती है? कल्चर के बेस पर भी बनाया जाता है यूनियन टेरिटरीज। जैसे हमारा हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कल्चर अलग होती है। यदि उसे किसी स्टेट में शामिल कर दिया जाता है लक्षद्वीप को, तो वह किसी स्टेट के साथ मैनेज नहीं कर पाएगी, यानी स्टेट एक दूसरे से, लक्षद्वीप के लोग और दूसरे स्टेट के लोग यदि एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, मैनेज नहीं कर पाएगी। इसलिए कल्चर के बेस पर, क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, और उसे दूसरे स्टेट में मिला दिया जाएगा तो वहाँ का रहन सहन अलग हो जाएगी, मैनेज नहीं कर पाएगी। तो इस कंडीशन में उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है, और वह बहुत छोटा एरिया होता है, बहुत छोटा क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से उसे एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि उसे यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होती है कि वायलेंट पर भी, जैसे कि किसी क्षेत्र में वायलेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट था तो वहाँ बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होती थी, वहाँ के नागरिक और प्रशासन में भी भिड़ंत हो जाती थी। कभी काल बहुत बार ऐसा हुआ है कि नागरिक और प्रशासन में भी भिड़ंत हो गए। तो उस कंडीशन को देखते हुए कि यदि यहाँ शांति चाहिए, उस क्षेत्र में शांति चाहिए, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे मोदी सरकार ने 370 धारा और 35 धारा के हटा करके उसको, जो जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट था, उसको एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया।
तो इस तरह से यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है किसी कंट्री में, और उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है क्योंकि उस एरिया का आकार छोटा होता है, वह बड़ा एरिया में नहीं होती है। दूसरी बात रही कि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती है, और तीसरी बात रही कि वहाँ रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके लिए भी उसे यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है, ना कि एक स्टेट बना दिया जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज में क्यों बनाई जाती है ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो हम लोग अभी यूनियन टेरिटरीज में क्यों होना चाहिए समझें, तो वही यूनियन टेरिटरीज में क्या होती है कि इसमें दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन टेरिटरीज में के पास अपना पावर नहीं होता है, उसके पास अपना स्पेशल पावर जो स्टेट के जैसा पावर हो वैसा पावर नहीं होता है। जितना पावर स्टेट को दिया जाता है उतना पावर हमारे यूनियन टेरिटरीज को नहीं दिया जाता है। तो उस पर रूल्स करती है कौन, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स करती है। किस पर, तो यूनियन टेरिटरीज में। ये पॉइंट जो है सो वही बता रही है। यदि ऐसा कंडीशन होती है तो वह कंट्री हमारा एक फेडरल कंट्री कहलाती है, वह फेडरल कंट्री का एक फीचर होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान के लिए, हमारा इंडिया में संविधान बना हुआ है, तो संविधान के लिए पावर शेयरिंग एक मूल आधार है। किसका, तो पावर शेयरिंग का मूल आधार है, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है पावर शेयरिंग। यदि पावर का शेयरिंग नहीं किया जाएगा तो वह संविधान ही अप्लाई नहीं होगी, वह संविधान ही नहीं माना जाएगा। यह मूल अधिकार माना जाता है, पावर शेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन का मूल अधिकार माना जाता है। दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली। और ऐसा जो अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, उसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। और क्या है, एनी चेंज टू इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी, देन हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये पॉइंट बताती है कि यदि कोई रूल्स में चेंजेस किया जाए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बना हुआ है उस रूल्स में यदि कोई चेंजेस किया जाता है, यदि कोई बदलाव किया जाता है या कोई रूल्स को बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में रूल्स को बनाना उतना इजी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं कि एक रूल्स लिख देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संविधान में उसको रिटर्न कर देंगे और आज से इंडिया में पूरा अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, उसको बनाने का तरीका भी होता है, उसका सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है, यदि किसी रूल में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत हो तो उसमें क्या किया जाता है, तो बिल लाया जाता है, बिल पास किया जाता है। वो बिल कहाँ पास किया जाता है, तो हमारे हाउसेस में जो पार्लियामेंट होती है, सांसद में लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को लाया जाता है और वहाँ लोकसभा का जितना भी मेंबर होती है उस मेंबर में 2/3 मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है। यदि 2/3 मेंबर उसमें सपोर्ट नहीं करती है तो वह बिल पास ही नहीं होगा, वह बिल आगे नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि किसी लोकसभा में 300 मेंबर हैं, 300 मेंबर हैं, तो 300 मेंबर में इसे कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, यानी 200 मेंबर जो है यदि उस बिल को सपोर्ट करती हो तो वह लागू होगा। वह कानून जो रिफॉर्म किया जाएगा उस कानून को रिफॉर्म किया जा सकता है या दूसरा कानून को बनाया जा सकता है। इतना 300 यदि मेंबर है, 300 मेंबर है, उनमें से 200 मेंबर को सपोर्ट करना ही चाहिए। यदि उससे कम मेंबर सपोर्ट करती है तो वह बिल पास ही नहीं होता है हमारा पार्लियामेंट में, हमारी लोकसभा में। तो वही कंडीशन हमारी राज्यसभा में है, वही कंडीशन हमारी लोकसभा में है। तो इतना मेंबर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होनी चाहिए कि आधा से अधिक स्टेट का सपोर्ट भी होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट है, कितना, तो 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में 40 स्टेट का सपोर्ट भी होना चाहिए। यदि कोई रूल्स लाया जाता है या किसी रूल्स में, किसी लॉज में रिफॉर्म किया जाता है, सुधार किया जाता है, तब वैसे अपने से चेंजेस नहीं लाया जा सकता।
इसलिए यह इजी नहीं है, किसी रूल्स को लाना, किसी लॉ को अप्लाई करना इजी नहीं है। यदि इतना मेंबर का सपोर्ट होती है, इतना का समर्थन होता है, इतना का वोटिंग होता है, तब वह रूल्स, तब वह रिफॉर्म किया जा सकता है, रूल्स का रिफॉर्म किया जा सकता है या रूल्स को लाया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए। अब बात रही कि यदि किसी तरह की कोई दंगा फसाद होती है, किसी तरह का वाद विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसका विवाद का सुलझाएंगे कौन? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह की उलझन पैदा होती है और हमारी कंट्री में लोगों के बीच में यदि किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, किसी तरह की उलझन होती है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होती है, तो उसका फैसला कौन करेगा, उसको जस्टिस कौन देगा? तो उसको जस्टिस देने के लिए हमारे इंडिया में जुडिशरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तो जुडिशरी। अब जुडिशरी किसे कहते हैं? तो पीछे क्लास में हम लोग समझा चुके हैं जुडिशरी क्या होती है। यानी हमारे इंडिया में क्या होती है? कोर्ट होती है। वही कोर्ट क्या करता है? फैसला देती है। स्टेट लेवल पर जो होता है उसे हाई कोर्ट कहते हैं और सेंट्रल लेवल पर जो होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो यदि पब्लिक के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का फैसला हो, किसी भी तरह का विवाद का सुलझाना हो, तो उसका जो फैसला सुनाती है, उसका जो डिसीजन देता है, वह डिसीजन कौन देगा? तो हमारा जुडिशरी, डैट मीन्स हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देंगे। उसके लिए फैसला देने के लिए हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये सारा जो पॉइंट हम लोग पढ़े कल की क्लास में और आज की क्लास में जो पॉइंट हम लोग पढ़े, इस पॉइंट से ही पता चलती है कि हमारा इंडिया जो है सो एक फेडरल कंट्री है। ये सारे पॉइंट जो हैं हमारी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट को हम पढ़ेंगे, जो भी अगला टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। तो आज की सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। और यदि आप लोगों को इससे कुछ समझ रहे होंगे, कुछ आप लोगों को नॉलेज मिल रही होगी, तो कृपया करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।